नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। बेसिकली हम यहाँ पे 3 डेफिनेशन देखेंगे लिमिट की। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है कहाँ से, डी से सी पे, जहाँ पर डी हमारा सबसेट है सी का। पहली डेफिनेशन क्या है कि लेट जेड नॉट बिलोंग्स टू डी प्राइम और लेट एफ इज डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ जेड नॉट पॉसिबली नॉट एट जेड नॉट। यहाँ पे जो है ये चीज़ जो हमने लिखी है, यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं कि जेड नॉट जो है वो हम लेते कहाँ से हैं। तो लिमिट के लिए बेसिकली जो है हम लिमिट पॉइंट लेते हैं या फिर उसका नेबरहुड लेते हैं जिसके ऊपर फंक्शन हमारा डिफाइन हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एंड लेट एल बिलोंग्स टू सी वी से लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एल if for any epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod f z minus l less than l epsilon whenever, यहाँ पे mod z minus z नॉट लेस देन डेल्टा, यहाँ पे z जो है वो z नॉट के इक्वल नहीं है। अब ये चीज़ तो हम जो है रियल से जानते हैं कि एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन से हम लिमिट फाइंड आउट नहीं करते हैं, वहाँ पे हम सिर्फ क्लेम करते हैं कि हाँ इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो बेसिकली लिमिट जो है हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते थे, सिक्वेंशियल अप्रोच से। यहाँ पे भी हम सिक्वेंशियल अप्रोच भी करेंगे और यहाँ पे एक और तरीका होता है लिमिट फाइंड आउट करने का, और वो यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन है हमारी, जिसको भी हम देखेंगे। पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमने किस तरह से लिया है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। तो जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट पे हमें इसकी लिमिट क्या मिलेगी, एफ ऑफ जेड। इसको अगर हम देखें तो इसकी लिमिट हो जाएगी लिमिट z टेंस टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल्स टू z नॉट स्क्वायर, यानी l जो है वो हमारा z नॉट स्क्वायर है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे एप्सिलॉन और डेल्टा से क्या करना है कि क्लेम करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी हर एक एप्सिलॉन के लिए हमें डेल्टा मिल रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, एफ ऑफ जेड माइनस एल, एल हमारा जेड नॉट स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख देते हैं। और एफ ऑफ जेड हमारा क्या दे रखा है, जेड स्क्वायर, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉड जेड माइनस जेड नॉट जेड प्लस जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन हमने ले लिया। अब यहाँ पे इस एप्सिलॉन के लिए हम कोई भी एप्सिलॉन लें उसके लिए हमें क्या डेल्टा मिल रहा है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन मॉड जेड प्लस जेड नॉट मिल रहा है। तो डेफिनेशन हमारी यूज हो गई यहाँ पे, यानी कि हर एक एप्सिलॉन के लिए हमें डेल्टा मिल रहा है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे सेकेंड डेफिनेशन हमारी किस तरह से कि लिमिट z टेंस टू z नॉट f ऑफ z एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लिमिट x कॉमा y टेंस टू x नॉट कॉमा y नॉट u x कॉमा y एंड v x कॉमा y की लिमिट एग्जिस्ट करे फाइनाइटली। यहाँ पे ये जो u है और ये जो v है ये हमारे क्या हैं, R2 के ऊपर फंक्शन है। और जो एडवांस कैलकुलस में हम ये वाली जो है लिमिट फाइंड आउट करना जानते हैं, तो बेस जो है हम इसको वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करते थे उसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड बार अपॉन जेड, जेड इज नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 जब जेड इज इक्वल्स टू 0। तो हम प्रूव करेंगे कि इस फंक्शन की z नॉट इज इक्वल्स टू 0 पे जो है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे लिखा है f इज़ नॉट कंटिन्यूअस, अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। लेकिन चूंकि अभी हमने कंटिन्यूअस की डेफिनेशन नहीं देखी है तो इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस में भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ये जो है एग्जाम्पल लेने का पर्पज़ ये था ताकि हम ये प्रूफ कर सकें कि जिस तरह से हम R2 में लिमिट देखते थे। तो यहाँ पे देखो हमने लिया लिमिट z टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड, यहाँ पे एफ ऑफ जेड हमारा क्या है, z बार अपॉन जेड, और z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई अगर हम पुट करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट z टेंस टू 0 और z को हम पुट कर देते हैं एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई। अब हम क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस आई एम अपॉन एक्स, एक्स प्लस आई एम अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस आई एम अपॉन 1 प्लस आई एम। अब यहाँ पे ये m पे डिपेंड कर गया, यानी अगर हम m इज इक्वल्स टू 1 पुट करें तो लिमिट कुछ और आ रही है, m इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो लिमिट कुछ और आ रही है, और जबकि लिमिट जो है वो यूनिक एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हम यहाँ पे तीसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो तीसरी डेफिनेशन हमारी क्या होती है, सिक्वेंशियल अप्रोच।
तो यहाँ पे लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ ऑफ z एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ zn कन्वर्जेस टू z नॉट, ये इम्प्लाई करेगा f ऑफ zn इज कन्वर्जेंट। यहाँ पे f ऑफ zn किस पे कन्वर्ज कर रहा है इससे हमें लेना देना नहीं है, बस कन्वर्जेंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल हमने किस तरह से लिया, f ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 व्हेन मॉड z इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि जो z है वो अगर हमारा इस डिस्क में है तब 1 आएगी वैल्यू एफ जेड की, और 2 आएगी जब इस डिस्क से बाहर होगा। अब एक चीज़ देखो, जिस तरह से रियल में हम जानते हैं कि हम कोई भी रियल नंबर लें तो उसके लिए हमें दो सीक्वेंस मिलती हैं, एक तो रेशनल्स की सीक्वेंस मिलती है और एक इर्रेशनल की सीक्वेंस मिलती है जो कि उस पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, दो सीक्वेंस ले लेते हैं, एक तो डिस्क के अंदर से ले लेते हैं जो कि इसके 1 पे कन्वर्ज करेगी। यहाँ पे 1 क्या है हमारा, इस ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल के ऊपर हम कहीं भी हों तो वो डिस्टेंस जो है वो हमारी क्या रहेगी, 1 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे रेडियस क्या है 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा ओरिजिन से। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस हमें मिलती है इसके अंदर जो कि इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, एक सीक्वेंस हमें यहाँ पे मिलेगी जो कि इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। अब सीक्वेंस कैसी होगी इसके हमें कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, हम उसको Zn मान लेते हैं। तो अंदर से जो सीक्वेंस मिल रही है जो इस पे कन्वर्ज कर रही है वो हमने Zn मान ली जो 1 पे कन्वर्ज कर रही है, और जो बाहर से कन्वर्ज कर रही है उसको हमने Zn प्राइम मान लिया जो 1 पे कन्वर्ज कर रही है। अब एक चीज़ देखो, हमने Zn इसके अंदर लिया है तो इसका मतलब मॉड Zn जो है वो लेस देन 1 होगा, और Zn प्राइम जो है वो हमने इस सर्कल के बाहर लिया है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब चूंकि मॉड Zn लेस देन इक्वल टू 1 है, सॉरी इक्वलिटी नहीं, लेस देन 1 है, और अगर z हमारा मॉड z अगर लेस देन 1 होता है तो एफ जेड क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे वही चीज़ एफ ऑफ Zn क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और एफ ऑफ Zn प्राइम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई है ना। तो यहाँ पे एफ ऑफ Zn जो है वो 1 पे कन्वर्ज कर रहा है वेन एवर Zn कन्वर्जेस टू 1, और एफ ऑफ Zn प्राइम जो है वो 2 पे कन्वर्ज कर रहा है वेन एवर Zn प्राइम कन्वर्जेस टू 1। अब यहाँ पे लिमिट जो है 2 आ गई, इसका मतलब एफ ऑफ Zn जो है वो कन्वर्जेंट नहीं हुआ। एफ ऑफ Zn इज नॉट कन्वर्जेंट, दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट z टेंस टू 1 एफ ऑफ z डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखो तो यहाँ पे हम ना तो एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन लगा सकते थे क्योंकि वहाँ पे हम फेल कर लगा सकते थे, मगर उसके लिए हमें जो है चीज़ें ढूंढनी पड़ती कि किस तरह से हम शो करें कि एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा नहीं मिल रहा है, उस तरह का हमें एप्सिलॉन ढूंढना पड़ता जो कि आसान नहीं होता है। तो वहाँ पे हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है इन जनरल नहीं लगा पाते, और वहाँ पे दूसरी डेफिनेशन भी नहीं लगा सकते थे, तो यहाँ पे हमने सीक्वेंशियल अप्रोच से किया। अब यहाँ पे एक नोट है, नोट हमारा किस तरह से है कि इफ़ Zn कन्वर्जेस टू Z नॉट और Zn प्राइम कन्वर्जेस टू Z नॉट, यानी अगर दो सीक्वेंस एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हैं तो f ऑफ Zn को उसी मतलब एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करना पड़ेगा। यानी f ऑफ Zn अगर L पे कन्वर्ज कर रहा है, f ऑफ Zn प्राइम अगर L प्राइम पे कन्वर्ज कर रहा है, एंड इफ़ L इज़ नॉट इक्वल्स टू L प्राइम देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर ये इक्वल हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।